हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल आप देख चुके हैं, ये हमारी क्लास साइंस के लिए रहने वाली है। यहाँ पर साइंस के होगी प्लस साथ में जो साइंस की पेडागोजी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम देखिए पहले ही आपको डिस्कस करते हैं कि ये जो रहेगी हमारी क्लास कंप्लीट जो प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेगी वो PYQs पर डिपेंड रहेगी। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको 30 क्वेश्चंस लेकर के आए। बट लेकिन हम इसको आप जो है कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, 4 के 4 ऑप्शन से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसा पेपर आता है और यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और जिन लोगों ने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। और जो इस वीडियो के लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा उस प्लेलिस्ट को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और हमारा दूसरा चैनल है AR अध्ययन करके। ठीक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, AR अध्ययन। ठीक है, सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगा आपको। और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन अजर्सन और रीजन से है। यहाँ पर अविकथन और तर्क वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलने लगे हैं। ये दिखेगा यहाँ पर लिखा है अचीवमेंट इन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर। दूसरा रीजन किसका क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंस। देखिए स्टेम का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, स्टेम का मतलब क्या है। ठीक है, जो एस का मतलब है साइंस। ठीक है, एस साइंस। ठीक है, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ई का मतलब है इंजीनियरिंग। ठीक, इंजीनियरिंग है। और एम का मतलब है मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित से मतलब है। तो कहने का मतलब इसका है कि स्टेम यानी कि जो हमारा विज्ञान है या फिर टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग है या फिर मैथ है, इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है इनमें जो अचीवमेंट मिलती है यानी उपलब्धि मिलती है वो क्या जेंडर यानी कि लिंग द्वारा प्रभावित होती है। क्या मतलब लड़का है तभी इन चीज़ों को, जैसे लड़का है कि मैथ को लड़का ही पढ़ेगा, लड़की नहीं पढ़ सकती क्या? या फिर जो हमारा इंजीनियरिंग क्या लड़कियां नहीं कर सकती क्या, लड़के ही कर सकते हैं इंजीनियरिंग को? इसी तरह साइंस को भी क्या लड़के ही पढ़ सकते हैं क्या, लड़कियां नहीं पढ़ सकती? तो क्या ये प्रभावित करता है जेंडर क्या? तो एक कथन आप खुद सोच सकते हैं कि हाँ ये जो है जेंडर इन चीज़ों को प्रभावित नहीं करता। तो एक कह सकते हो कि आपका अभिकथन जो अजर्सन है वो गलत है। ठीक है, इसमें कहा गया सेकंड तर्क दिया गया कि लड़के एवं लड़कियों द्वारा, ठीक है, तर्क क्या इन्होंने दिया कि लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियाँ भिन्न होती हैं। क्या लड़के लड़कियों द्वारा जो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, कोई सॉल्व करनी है, मान लेते हैं गणित की कोई इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, क्या लड़के और लड़कियां की जो इक्वेशन सॉल्व करने की रणनीतियाँ होंगी क्या अलग होंगी क्या? भाई इक्वेशन सॉल्व करने की रणनीति दोनों की एक ही होगी, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये और दोनों गलत हैं। देखिए इसका रीजन डिटेल में देख लेते हैं। कथन क्या है, स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध लिंग जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। तर्क है कि आधुनिक मतलब तर्क इस कथन का तर्क है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके अनुसार किसी भी छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि या क्षमता उसके लिंग लड़का होने या लड़की होने से तय नहीं होती है। ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धि किसी लड़का के या लड़की के होने से नहीं तय होती है। विज्ञान और गणित सीखने को मानसिक क्षमता दोनों समान होती हैं। ठीक है, जो गणित है विज्ञान इसकी क्या है, सीखने की क्षमता दोनों की समान होती है। यह कथन एक रूढ़िवादी धारणा यानी स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, इसलिए इसे गलत माना जाता है। शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य यह पढ़ाना है कि लिंग योग्यता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, लिंग जो है शिक्षा शास्त्र के अनुसार क्या है, लिंग जो है आप योग्यता को प्रभावित नहीं करेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तर्क इन्होंने जो दिया था उसका विश्लेषण कर लेते हैं। लड़के और लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या का समाधान रणनीतियाँ भिन्न होती हैं क्या? तर्क यहाँ पर देखिए क्या है, शोध यह बताते हैं कि समस्या समाधान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की रणनीतियाँ व्यक्तिगत होती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत होती हैं और यह बुद्धिमत्ता और प्रशिक्षण पर निर्भर करती है, ना कि लिंग पर। ठीक है, यह कहना लड़कों और लड़कियों के सोचने का तरीका पूरी तरह अलग होता है, यह भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, हालांकि देखिए सबकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सबकी अलग होगी, व्यक्तिगत होगी, इंडिविजुअल होती है, लेकिन क्या है कि लेकिन डिपेंड कहाँ पे करती है, बुद्धिमत्ता और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और उसकी जो बुद्धिमत्ता उस पर डिपेंड करेगी, ना कि उसके लड़का या लड़की होने से। भाई कोई लड़का बेवकूफ़ होता है, लड़की बहुत होशियार होती है, कोई लड़की बेवकूफ़ होती है, लड़का बहुत होशियार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कतई कि लड़का ही मैथ लगाएगा लड़की नहीं मैथ लगा पाएगी, या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व लड़का कर पाएगा वो लड़की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट गलत थे।
यानी कि अजर्सन भी गलत था और उसका जो रीजन दिया गया था वो भी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि यानी कि तकनीक है जिसमें तने यानी जो स्तंभ होता है कि एक भाग अथवा पादप यानी कि पौधे की तरुण शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार गाड़ा या दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने, एक सेकंड यहाँ पर, जनक पौधे से फिर भी जुड़ी रहे मत और कुछ समय पश्चात गाढ़े हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं, एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। बी क्या है, सामान्यतः इस विधि के माध्यम से उगाए पौधे का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर तकनीक दी है और यहाँ पर आपको बताना है कायिक प्रवर्धन, जो यहाँ पर भी टेक्निक बतानी है और ये किसमें होती है यहाँ पर ये बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई मान लिया प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है जो भी है, इसमें कोई शाखा है और यहाँ से कोई टहनी निकली हुई है, ठीक है, कोई टहनी निकली हुई है यहाँ से, मान लीजिए ये वाली टहनी निकली हुई है, इसको हम, ये मृदा है, ठीक है, मृदा है, इसको हमने इसको इस तरह से खींचा, ठीक है, इसको इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कट वगैरह लगा के इसको यहाँ पर ऐसे दबा दिया, ठीक है, इस मृदा में दबा दिया ना, कोई और इस पेड़ से इसको, इस टहनी को बिल्कुल अलग नहीं किया, इसको यहाँ से अलग नहीं किया, देखिए यहाँ से, यानी इस पेड़ से इस टहनी को अलग नहीं किया है, ठीक है, और यहाँ पर मृदा में दबा दिया इसको, ये बात कह रहा है। और यहाँ पर जब इसमें जड़ें निकल आती हैं टहनी में, उसमें तब इसको क्या काट करके अलग कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि पर्तन चमेली, तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन कर्तन आलू, तीसरा ऑप्शन है रोपण, यानी कि जो इस टेक्निक, देखिए आगे एक टेक्निक का नाम है, पीछे जो है किस पौधे पर इसका उपयोग किया इसका, तो रोपण गुलाब और मुकुलन हाइड्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन सही होगा, पर्तन, ये जो कि चमेली में ये चीज़ होती है, आलू में नहीं होगा, ठीक है, आलू और रोपण गुलाब में भी नहीं होगा, मुगलन हाइड्रा में भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जो पर्तन होती है, लेयरिंग जिसको बोलते हैं, इस तकनीक में पौधे की किसी निचली या लचीली शाखा को झुकाकर गीली मिट्टी में दबा दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि शाखा को जनक पौधे यानी जो पेरेंट प्लांट होता है उससे अलग नहीं किया जाता है, बल्कि वह जो है जुड़ा रहता है उससे, ठीक, जैसा प्रश्न में भी लिखा था। कुछ समय बाद मिट्टी में दबे हुए भाग में नई जड़ें विकसित हो जाती हैं, इसके बाद इसे मुख्य पौधे से काटकर एक नए स्वतंत्र पौधे के रूप में उगाया जा सकता है। उदाहरण जैस्मीन, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन इसका था, चमेली यानी जैस्मीन का पौधा अक्सर इसी विधि यानी कि जो लेयरिंग विधि इसके द्वारा ही उगाया जाता है, क्योंकि इसकी शाखाएं लंबी और लचीली होती हैं जिन्हें आसानी से ज़मीन में दबाया जा सकता है। पर्तन चमेली, आजकल हालांकि तो बहुत से पौधे हैं जिनको इस टेक्निक के साथ जो है नए प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो पर्तन यानी कि लेयरिंग और जैस्मीन के साथ ज़्यादा सूटेबल था। आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट अलग क्वेश्चन ऑप्शन थे क्वेश्चन में, जैसे कि कर्तन आलू, ये क्यों नहीं, कर्तन यानी कि कटिंग में पौधे के तने या हिस्से को काट कर, जो कटिंग होती है कर्तन होता है, उसमें क्या कहते हैं, पौधे के तने या हिस्से को काट करके अलग कर लिया जाता है, फिर मिट्टी में लगाया जाता है, यह जनक पौधे से जुड़ा नहीं होता, ठीक है। आलू जो है कंद यानी ट्यूबर के माध्यम से उगता है। रोपण, रोपण जो ग्राफ्टिंग होती है, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग पौधों के हिस्सों यानी कि स्टाक और सीएम को आपस में जोड़ा जाता है, यह शाखा को मिट्टी में दबाने की विधि नहीं है। मुकुलन क्या है, मुकुलन एक अलैंगिक जनन विधि है जो हाइड्रा यानी एक जीव या यष्ट में होती है, यह पौधे के तने को मिट्टी में दबाने वाली विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सही है, यानी कि क्या है, क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, फल का पकवान एक भौतिक परिवर्तन है, दूध से दही बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज, और ये क्या है डी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। ये आपको बताना है क्या इसमें से कौन कौन से सही ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, ये केमिकल चेंज है, दूध से दही बनना ये भी एक केमिकल चेंज है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी और डी, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं, डीप एनालिसिस। देखिए
एक रासायनिक परिवर्तन है, एक सही है, गलत है, तो ये गलत है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस है इस प्रक्रिया में। ठीक है, ये रासायनिक नहीं होता, बहुत भौतिक यानी कि फिजिकल चेंजेस होता है, इसमें चेंज होता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ को किसी उसके विलयन से शुद्ध ठोस रूप में प्राप्त किया जाता है। इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलती है। प्रकाश संश्लेषण ये सही है। ठीक है, और फल का पकना जो होता है ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। पकते समय फल के अंदर रासायनिक क्रियाएँ होती हैं जिससे उसका रंग, स्वाद, बनावट सब बदल जाता है। ठीक है, जैसे स्टार्च का चीनी में बदलना, पके फल को वापस कच्चे फल में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, और बाकी आपका दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बी और डी यहाँ पर ऑप्शन सही है इसके। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी वुड सपोर्ट इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है। वास्तविक एवं आभासी भार के बीच में भेद में समानता, आर्किमिडीज सिद्धांत को परिभाषित एवं व्याख्या करना, जल में डुबाने पर किसी वस्तु को के भार घटने को प्रदर्शित करना, और विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त यानी कि लगाना रखना। यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा एक बार। कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान, क्या है? इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। अब यहाँ पर इंक्वायरी ओरिएंटेड कौन सा, इसमें ऐसा कौन सा लग रहा है कि जिसमें बच्चा जो है जांच पड़ताल करेगा, ठीक है, और उस पर थोड़ा सा एनालिसिस भी करेगा। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें बच्चा ज़्यादा एनालिसिस करके इंक्वायरी करेगा और एनालिसिस भी करेगा साथ में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस में क्या है, देखिए वो जो इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग होती है, इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना। इसमें छात्र केवल सुनते ही नहीं बल्कि खुद प्रयोग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि खुद से प्रयोग करते हैं, खुद से प्रश्न पूछते हैं और निष्कर्ष भी निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन है कि चौथा विकल्प ही क्यों सही है, तो इसके बाद और भी ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब छात्र तैरने और डूबने यानी कि फ्लोटिंग और सिंकिंग गतिविधियों में खुद शामिल होते हैं तो फिर प्रयोग करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ें पानी में तैरती हैं और कौन सी डूब जाती हैं। यह गतिविधि उन्हें यह सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बनाते हैं और खुद उत्तर खोजते हैं। यही जांच पड़ताल यानी कि इंक्वायरी का मूल आधार है। तो इसलिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी अन्य ऑप्शन क्यों नहीं सही है उसको देख लेते हैं। देखिए, वास्तविक एवं आभासी भार के बीच भेद समझना, ये एक व्याख्यान विधि है। ठीक है, यानी कि वास्तविक और आभासी भार के बीच में भेद समझना क्या है, लेक्चर मेथड है जहाँ शिक्षक जानकारी दे रहा है और छात्र निष्क्रिय श्रोता है। इसमें छात्र स्वयं खोज नहीं करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या करता है, यह रटने या याद करने पर आधारित है। ठीक है, परिभाषा और व्याख्या देने पारंपरिक शिक्षण है, ना कि जांच पड़ताल है। क्योंकि आर्किमिडीज सिद्धांत बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, याद करते हैं, रटते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, किसी शिक्षक द्वारा बताए जाने के बाद हम उसको याद करते हैं या फिर जो भी करते हैं। ठीक है, या सॉल्व करते हैं, जो भी थ्योरी होती है। तो क्या करते हैं, एक ये ट्रेडिशन बन चुका है, पारंपरिक है, यानी कि ये पहले से हम किसी ने बता दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आर्किमिडीज सिद्धांत को परिभाषित कर दिया, हम उसको सिर्फ याद करते हैं। ठीक, याद ही करना है, तो ये एक जांच पड़ताल वाला नहीं हो सकता। ठीक है, जल में डुबाने पर किसी वस्तु को भार घटने को प्रदर्शित करना। ठीक है, ये प्रदर्शन में शिक्षक प्रयोग करता है और छात्र केवल देखते हैं। यद्यपि केवल व्याख्या से बेहतर है, लेकिन इसमें भी पूरी तरह छात्र सक्रिय होकर खुद जांच नहीं कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता कि जांच पड़ताल का मतलब है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब सीधा सा है जो बच्चे खुद से करें। ठीक है, तो लास्ट जो ऑप्शन था इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या था कि विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त लगाना, यानी कि उनको खुद इन्वॉल्व करना बच्चों को। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग में सबसे ज़्यादा सटीक होगा। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से करते रहिएगा। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट क्लास को बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें छांटने पड़ते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन के आंसर के अलावा जो
अदर ऑप्शन है उनको बनाने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्लासेस मिलेगी। और ये PYQs आपको ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं PYQs। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये आप देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि ए कोई हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह बी कोई ग्लैंड है, ग्रंथि है, इसके द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में, जो कि हम सी है, इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि ये हार्मोन रेगुलेटर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। इट इज सेक्रेट why we gland and C in our diet impact the functioning of this gland। ठीक है, अब आपको ए और बी और सी इनको क्रम से बताना है। क्या है? वृद्धि कर हार्मोन और एक पीयूष ग्रंथि और प्रोटीन। ठीक है, दूसरा क्या है? इंसुलिन, अग्नाशय शर्करा, एड्रिनल अधिवृक्क, ठीक है, लवण, और थायरॉक्सिन, थायराइड, आयोडीन। तो यहाँ पर क्या कहा कि हाँ, ये कोई हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता हो, और यह ग्रंथि द्वारा हमारे क्या है, जो ग्रंथि है द्वारा स्रावित होता हो, ग्रंथि के द्वारा स्रावित हो और हमारे आहार में, ठीक है, इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता हो। तो जिस जिस ग्रंथि से निकलता हो उस, यानी कि हमारे आहार में डिसबैलेंस अगर हो जाता है तो उसी ग्रंथि को प्रभावित भी करता है। तो यहाँ पर क्या आपका ग्रोथ हार्मोन होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें इस यहाँ पर, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही जो उत्तर होगा आपका वो थायरॉक्सिन, थायराइड, आयोडीन होगा। अब इसके अलावा और ऑप्शन देखते हैं क्यों होता है एक। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे जो सही है उसको। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, इसका कारण देखिए क्या है, कार्य क्या है। हार्मोन का मुख्य कार्य है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है इसको नियंत्रित करना। यह शरीर की वृद्धि के लिए एक सही संतुलन प्रदान करता है, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR इसको मेंटेन करता है। ग्लैंड का नाम है थायराइड। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड जो ग्रंथि है जो हमारे गले में स्थित होती है द्वारा स्रावित यानी सेक्रेटेड होता है। ठीक है, आहार घटक क्या है? आयोडीन है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि डॉक्टर हमें आयोडाइज्ड नमक जो खाने की सलाह देते हैं। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिससे घेंगा, जिसको कैटर रोग कहा जाता है। ठीक है, ये तो थायरॉक्सिन, थायराइड और आयोडीन की बात हो गई। अन्य विकल्प क्यों नहीं सही है वो देख लेते हैं। तो देखिए, वृद्धि जो अन्य विकल्प में पहला ऑप्शन था कि वृद्धिकर हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और एड्रेनलिन। तो ये जो है वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, लेकिन इसका मुख्य काम है शरीर की लंबाई और विकास बढ़ाना, ना कि सीधे तौर पर तीनों को मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। ठीक है, और प्रोटीन इसका विशेष घटक नहीं है। ठीक, इसको प्रोटीन घटक बताया गया था, प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पर प्रोटीन बताया गया था वृद्धिकर हार्मोन का घटक। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, ये भी गलत था। इंसुलिन यह अग्नाशय से निकलता है, लेकिन यह मुख्य रूप से रक्त में शर्करा या शुगर यानी ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, ना कि प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म को। एड्रेनलिन है, यह लड़ो और या भागो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, जो तनाव के समय निकलता है। ठीक है, तो ये तीनों हार्मोन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है। ठीक है, जिंक यानी कि जस्ट लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील, मतलब सोडियम जो है पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी। अब आपको जो अभिक्रियाशीलता ये सारणी है वो पता होना चाहिए। क्या जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन बट लेस रिएक्टिव दैन एल्यूमिनियम। क्या जो जिंक है वो लोहे से अधिक अभिक्रियाशील परंतु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव दैन पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है दैन पोटेशियम एंड कैल्शियम। एंड सी ऑप्शन है कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम। ठीक,
ऑप्शन में है केवल सी, ऑप्शन बी है ए और बी, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन 4 है बी एंड सी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये है अभिक्रियाशीलता की जो है कह सकते हैं यहाँ पर सारणी है, यानी कि यही यहाँ पर ऊपर के लिए जब जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, नीचे के लिए जब आएंगे तो आप इनकी घटेगी। ठीक है, रिएक्टिविटी घटेगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आपकी पोटेशियम की होती है, उससे कम होती सोडियम की, उससे कम होती कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, फिर लोहे की, फिर शीशा यानी लेड की, हाइड्रोजन की, फिर होती है तांबा की होती है, फिर मरकरी की, फिर चांदी की, सबसे कम होती है आपकी सोने की। जो रिएक्टिविटी सबसे कम होती है आपकी सोने की। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है जिंक, यानी कि जिंक की लोहे से अधिक और एल्युमिनियम से कम। जो जिंक है आपका, जिंक कहाँ पर है, जिंक में कहा गया कि जिंक की जो है एल्युमिनियम, जिंक में कहा गया कि लोहे से तो ज़्यादा है बट एल्युमिनियम से कम है। तो जिंक बिल्कुल एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में। तो एल्युमिनियम से तो इसकी रिएक्टिविटी कम है बट लोहे से इसकी ज़्यादा है। तो पहला तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम आपको बताना है। तो देखिए सोडियम जो पोटेशियम और कैल्शियम के से, सोडियम जो है पोटेशियम से तो कैल्शियम से तो ज़्यादा क्रियाशील है, लेकिन पोटेशियम से नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। थर्ड में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से अधिक है। तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर क्या कहा है कि एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा पहला ही वाला, ओनली वन, ओनली। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, पहले वाला। जिंक जो है लोहे से अधिक अभिक्रियाशील और परंतु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब इस सारणी को आप कैसे याद करेंगे इसको भी जान लेते हैं। सारणी को देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। जैसे केदार मतलब के पोटेशियम हो गया, नाथ से Na होता है, सोडियम हो गया, Ka मतलब Ca हो गया कैल्शियम, माली Mg हो गया आपका मैग्नीशियम, आलू एयर हो गया एल्यूमिनियम आपका। ठीक है, जरा यानी Zn हो गया जिंक आपका। ठीक है, फीके मतलब Fe हो गया आयरन आपका, पकाते मतलब Pb हो गया आपका लेड, H मतलब हाइड्रोजन हो गया, हाई मतलब H हाइड्रोजन हो जाएगा, कौन मतलब Cu कापर हो गया आपका, Ha। ठीक है, दो बार He यहाँ पर मरकरी हो गया, आ गया मतलब Ag हो गया, और आओ मतलब आपका गोल्ड हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे अब सबसे ज़्यादा पोटेशियम की होती है, सबसे कम गोल्ड की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जलीय पादपों यानी पौधों के संदर्भ में सही सुमेलन समुच्चय के रूप निरूपित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अनुकूल दिए गए, इधर इनका उद्देश्य दिया गया। ठीक है, अडाप्टेशन और पर्पज, यानी कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब ये आपको बताना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं। पहला है कि बृहत वृत्तीयपण, जो पहला ऑप्शन क्या है कि बृहत, यहाँ पे एक सेकंड, बृहत वृत्तीयपण यानी कि लार्ज सर्कुलर लीव्स किसकी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है जलीय पौधों की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जलीय पौधों की बात करेंगे। तो ये काहे के लिए हेल्प करते हैं, क्षय से सुरक्षित होती है, जल धाराओं से प्रतिरोध, यानी कि क्या है कि हेल्पफुल इन ऑफरिंग रेसिस्टेंट टू वाटर करंट्स, उत्प्लावकता प्रदान करती है, या फिर तैरते रहने में सहायता करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो बड़ी पत्तियाँ होती हैं, चौड़ी पत्तियाँ जो पानी में ऐसी होती है जिनकी बहुत ज़्यादा चौड़ी पत्ती होती है, या फिर गोलाई कार में होती है, जैसे कि इस टाइप से। तो ये मोस्टली कमल हो गया। ठीक है, कमल हो गया आपका, और इसके अलावा एक और होता है जिसको कमलनी भी कहते हैं। ठीक है, लिली, और कुछ और भी आपको देखने को ऐसे ही मिल जाएंगे। एक कमल की प्रजाति में, एक गांव देहात की भाषा में गुजहरी बोलते हैं उसको। ठीक है, कमल की कैटेगरी में आता है, इसको शायद लिली कहते हैं। ठीक है, वो भी चौड़ी पत्ती के सर्कुलर, जिनमें
यानी कि गोलाकार वृत्त टाइप की इस टाइप की पत्ती होती है, वो काहे के लिए आप खुद सोच सकते हैं, वो एक तैरने के लिए, ठीक है, तैरने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो तैरने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर तैरने में क्या करती है, वांसी पैदा करती है, यानी उत्प्लावकता प्रदान करती है। तो यहाँ पर तीसरे फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो मोमी बैक्सी आवरण होता है, मोमी आवरण क्या के लिए होता है, बैक्सी, जो उसमें बैक्स की कोटिंग होती है। जैसे कि आपने देखा कि जो जलीय पौधे होते हैं उनकी अगर पत्ती पे पानी ऊपर साइड में पानी का डालते हैं, पानी की बूंदें पड़ जाती हैं, तो वो तुरंत ही वहाँ से हट जाती हैं, ऐसा लगता है कि इस पर पानी पड़ा ही ना हो। तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अ, तो मोमी आवरण का मतलब होता है कि जो वाटर लीफ, जो ड्रॉप्स हैं, उनको वहाँ पर ना रुकने दिया है, जिससे क्या होगा, जो क्षय होने से बचेगी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्षय से सुरक्षित होने के लिए हो जाएगा मोमी आवरण का। ठीक है, और इसी के साथ आपका देखिए पहले का तीसरा और बी दूसरा, बी का पहला हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहले में ही बी का फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं, तो पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि जो आपका तनों स्तंभों में बृहद सुरंगें और छिद्र होते हैं, ये क्यों होते हैं, जलधाराओं से प्रतिरोध प्रस्तुत करना, या फिर तैरते रहने में सहायता करना। तो यहाँ पर देखिए जो तने होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, इनमें सुरंगें और छिद्र होते हैं। जो तना होता है, ठीक है, ये अंदर से कैसा होता है, आप किसी कमल वगैरह या खुद जो भी जली पौधा मिलेगा उसमें आप देखना छिद्र होंगे अंदर। ठीक है, या फिर पाइप से बने होंगे, अंदर खाली स्थान होता है, तो उनमें एयर होता है, वो क्या करता है, तैरने में सहायता करता है, हेल्प करता है तैरने में। उसकी जो क्या कहते हैं, जो भी तना होता है उसको तैरने में हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी का, हो गया 4 से। ठीक है, सी 4 से करेक्ट हो जाएगा आपका। और बचा फोर्थ ऑप्शन, रिबन जैसे पर्ण जो होते हैं वो फिर जलधाराओं से प्रतिरोध देता है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग, देखिए कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमें सिखाया जाता है कि जो बड़े पत्ते होते हैं वो पानी में तैरने के लिए सहायता करते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले का फोर्थ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में भी आप देख सकते हो पहले का, अगर लार्ज सर्कुलर लीव्स की हम बात करें, वृत्ति जो बृहत यानी कि बड़ी वृत्ति जो पर्ण है, लीव्स हैं, पत्तियां हैं, अगर उन तैरने में सहायता करती हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो ऑप्शन में भी नहीं है कि हम अगर 4 वन का 4 से लगा दें तो 1 का 4 है ही नहीं। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो पहला तो हो ही नहीं सकता, किसी के दिमाग में आया कि बड़ी जो पत्तियाँ होती हैं वो तैरने में हेल्प करती हैं, तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। जो मोमी आवरण होता है, ठीक है, बी कि अगर कुछ लोग सोचें कि जलधाराओं से प्रतिरोध देता है, कि यानी कि कह सकते हैं, अगर कुछ लोगों के दिमाग में आता है इस चीज़ की, चलो भाई मान लेते हैं इसका यहाँ पर सही हो सकता है। ठीक है, बी का सेकंड, तो बी का सेकंड भी नहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके डीप एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले वाले का देख लेते हैं, बड़ी गोलाकार जो लार्ज सर्कुलर लीव्स हैं, जैसे कमल की पत्तियां, इनका बड़ा आकार और फैला हुआ ढांचा इन्हें पानी में तैरने के लिए, यानी कि उत्प्लावकता है, जिसको वायंसी कहते हैं, इस प्रदान करता है। ठीक है, बैक्सी कोटिंग जो होती है जलीय पौधों की पत्तियों के ऊपर मोम यानी कि बैक्स जैसी एक चिकनी परत होती है, इसका मुख्य काम होता है पत्तियों को पानी में भीगने से बचाना, ताकि ये सड़े नहीं। ठीक है, प्रोटेक्ट करें, सड़ पानी पड़ा रहेगा उन पर, सड़ जाएंगी। ठीक है, तो क्षय होने से यानी डिके होने से ये बचाता है। तनों में बड़े छिद्र होना, स्टेम्स हैव लार्ज टनल्स एंड होल, जलीय पौधे में के तनों में हवा भरने के लिए खाली जगह होती है, जिससे तना हल्का हो जाता है और पौधे पानी की सतह पर सीधा खड़ा रह सकता है या फिर तैर सकता है। ठीक है, स्टेइंग है कि उसमें क्या है, पानी में सीधा है तो खड़ा रहे, या फिर उसको तैरता रहे, फ्लोटिंग करता रहे, स्टैंक फ्लोटिंग। रिबन जैसी पत्तियां जो होती हैं, पत्ती पतली, ठीक है, रिबन जैसी पतली पतली पत्तियां होती हैं बहुत से। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती हैं थोड़ी चौड़ी। ये पत्तियां उन पौधों जैसे कि वेलेसनेरिया में पाई जाती हैं जो बहते पानी में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। रिबन जैसा पतला आकार इन्हें पानी के तेज़ बहाव को झेलने में मदद करता है। पानी के अंदर पौधे रहते हैं, उनमें आपने बहुत पतली पत्तियां देखी होंगी, सीधी सीधी होती हैं, उसमें कोई पतली रिबन जैसी होती हैं, तो ये तेज़ बहाव को, ठीक है, इसको जो है झेलने में मदद करेंगी, यानी कि इस तेज़ बहाव के साथ ये बह ना जाए।
ठीक उस चीज़ को मैनेज करती हैं। तो यहाँ पर आपका ये आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कक्षा 8 में निम्नलिखित गतिविधि की गई। विद्यार्थियों को 4 लौह दंड दिए गए जिसमें से दंड चुम्बक है, उसमें दंड चुम्बक की पहचान करने के लिए कहा गया इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज डन इन द क्लास 8th स्टूडेंट आर गिवन 4 आयरन वायर्स आउट ऑफ विच 2 आर बार्स मैग्नेट। मतलब 4 उनको दंड दिए गए जिसमें 2 दंड चुम्बक के थे। ठीक है, 4 लोहे के दंड दिए गए जिसमें 2 चुम्बक के दंड थे। ठीक है, दे आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द बार मैग्नेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल कैन बी प्रोमोटेड थ्रू दिस एक्टिविटी। अब उनको इसमें पहचानना कैसे कि कौन सा लोहे का कौन सा मैग्नेट का है, एक जैसे थे। अब यहाँ पर है प्रेक्षण यानी कि अवलोकन, अनुमान, प्रयोग और चरों को नियंत्रित करना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि अवलोकन यानी कि जो प्रेक्षण है, अवलोकन है परिकल्पना बनाना या फिर मापना। तीसरा ऑप्शन है कि प्रेक्षण यानी कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। चौथा ऑप्शन है प्रेक्षण यानी कि अवलोकन, वर्गीकरण और संप्रेषण यानी संचारण फिर माप। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। क्या है, ऑब्जर्वेशन है, एस्टिमेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और मेजरिंग है। थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, ठीक क्लासिफिकेशन और इन्फेरिंग। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेशन और मेजरमेंट। यहाँ पर एक बात तो कॉमन है कि समय सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्लारिफिकेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा, फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं डिटेल में। अब होता क्या क्या, ऑब्जर्वेशन का मतलब है सबसे पहले छात्र उन लोहे के दंडों को देखेंगे, आपस में एक दूसरे के करीब लाकर उनके व्यवहार को परखेंगे, जैसे कि आकर्षण या प्रतिकर्षण है या नहीं है। किसी भी वैज्ञानिक गतिविधि की शुरुआत अवलोकन से ही होती है। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन से ही होती है। पहली स्टेप हो गई ऑब्जर्वेशन। वर्गीकरण, अवलोकन करने के बाद छात्रों को उन 4 दंडों को समूह में बांटना होगा। अब जो समूह ए जो चुम्बक हैं और समूह बी जो साधारण लोहे के हैं। अब उसके बाद भाई 4 थे, 4 में 2 चुम्बक के थे, 2 आपके क्या थे लोहे के। तब उनका क्लासिफिकेशन करेगा कि भाई दो को अलग कर देगा, चुम्बक वालों को, 2 को लोहे वालों को अलग कर देगा। इसके आधार पर इसका हो गया क्लासिफिकेशन। निष्कर्ष निकालना, अंत में अपने अवलोकन और वर्गीकरण के आधार पर छात्र यह तर्कसंगत निर्णय लेंगे कि चूंकि यह दंड लोहे का आकर्षित कर रहा है तो या फिर दूसरे चुम्बक को प्रतिकर्षित कर रहा है इसलिए यह चुम्बक है। सबूतों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना निष्कर्ष निकालना कहलाता है। ठीक है, तो पहले अवलोकन होगा, फिर निष्कर्ष वर्गीकरण होगा, फिर निष्कर्ष निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पर्पज ऑफ ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी स्पीड कम लग रही तो आप 1.5x या फिर 2x पर देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, क्या है, पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, द गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द बुक। ठीक है, अधिगमकर्ताओं में आकलन के भय को कम करना, टू रिड्यूस द फियर ऑफ असेसमेंट इन लर्नर्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कि अब अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक। ठीक है, क्या है कि अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ होगा, यहाँ पर मिसिंग है, समझ को मापना। ठीक है, परीक्षा में अधिक अंक लाना। अब यहाँ पर उत्तर हो गया परीक्षा में अधिक अंक लाना। ठीक है, ये सही हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन। ठीक है, क्या था, ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस। इसका क्या मतलब है, परीक्षाओं में अधिक अंक लाना। ठीक है, अब ऐसा क्यों, सही फोर्थ ही ऑप्शन क्यों है, तो परीक्षाओं में अधिक अंक लाना किसी भी शैक्षिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य केवल ज़्यादा नंबर न लाना नहीं होता, बल्कि बच्चे की समझ और सीखने की क्षमता को जांचना होता है। ओपन बुक परीक्षा का मतलब है यह नहीं कि छात्र किताब देखकर नकल करें और पूरे नंबर लाएं। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, नहीं वाला पूछा गया है। ठीक है, कौन सा पूछा है, खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं, तो ए भी उद्देश्य है, ए भी उद्देश्य है और ए भी उद्देश्य है। ये परीक्षा में अधिक अंक लाने वाला कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है, उद्देश्य नहीं है।
आगे है, वास्तव में ओपन बुक परीक्षाएं अक्सर पारंपरिक परीक्षाओं से कठिन होती हैं क्योंकि इनमें सीधे उत्तर किताब में नहीं मिलते हैं। इनमें विश्लेषण यानी कि एनालिटिकल प्रश्न होते हैं, इसलिए केवल अंक प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपके पास किताब भी रखी होगी, ठीक, उसमें से आपको क्वेश्चंस भी करने होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो तर्क आधारित होंगे, ठीक, उसमें आपकी रीजनिंग भी लगेगी। ठीक है, जैसा नहीं कि सीधे सीधे क्वेश्चन रखा गया, वो आपको सीधे किताब में मिल गया, उसको आपने सीधा कॉपी करा, टिप टाप लिया और आपका नंबर मिल गया, वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, अन्य ऑप्शन क्यों गलत हैं? क्योंकि सब सही है इसलिए गलत है। पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, यह एक सही उद्देश्य है। इसका लक्ष्य है छात्रों को यह सिखाना कि जानकारी कैसे ढूंढी जाए, इंडेक्स का उपयोग कैसे करें और सही संदर्भ कैसे खोजें। यह रटने के बजाय खोजने की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन था कि आकलन के भय को कम करना। यह भी एक मुख्य उद्देश्य है कि जब छात्रों को पता होता है कि वे सहायता के लिए किताब देख सकते हैं, तो परीक्षा का तनाव और रटने का दबाव भी कम हो जाता है। अवधारणात्मकता को समझ, ठीक, अवधारणात्मक समझ को मापना, यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ओपन बुक परीक्षा में यह चेक किया गया जाता है कि क्या छात्र कंसेप्ट को गहराई से समझा है या नहीं है, क्योंकि वे तथ्यों को याद करने की जगह उन्हें अप्लाई करने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन की माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी? इस सूचना से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ए, बी या सी। इसमें कहा गया माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये जो है इसका घनत्व ज़्यादा है किसके घनत्व से? बी के घनत्व से, किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। ए का घनत्व जब बी के घनत्व से, तो ए का घनत्व जो है बी के घनत्व से तो ज़्यादा है बट सी के घनत्व से कम है, यानी कि सी तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला हो गया यहाँ पर, तो सी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला हो गया, तो ध्वनि उसी में जाना चाहिए सबसे तेज, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा ये भी देख लेते हैं, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ध्वनि यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, जो ध्वनि की चाल है वो पता होनी चाहिए, स्टेट ऑफ मीडियम यानी कि माध्यम की अवस्था का पता होना चाहिए। तो बेसिक रूल क्या कहता है कि ध्वनि की चाल जो है माध्यम की प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी और घनत्व एंड डेंसिटी पर डिपेंड करती है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के स्तर पर हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम होती गैस में। ठीक, अब डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? घनत्व किसका सबसे ज़्यादा? सॉलिड का। उससे कम घनत्व किसका होता है? लिक्विड का। उससे कम होता है गैस का। तो सबसे ज़्यादा घनत्व डेंसिटी होगी सॉलिड की ज़्यादा, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है कि ध्वनि की, साउंड की। तो जाहिर सी बात हो गया साउंड, सी ऑप्शन इसीलिए सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिलेशन है यहाँ पर, इनको देख लीजिएगा। बाकी घनत्व से संबंध, सामान्य तौर पर पदार्थों की अवस्थाओं में घनत्व का क्रम ए भी होता है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव का घनत्व सबसे मध्यम होता है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया था? माध्यम सी का घनत्व सबसे ज़्यादा था, ए का उससे कम था, बी का सबसे कम था, तो सी संभवतः सॉलिड हो सकता है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो इसमें फ़िलहाल सी में जो है साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ चलेगा, ठीक, गति करेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि आज हमने सिर्फ 10 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 10 से 20 तक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को इस वीडियो पर प्रतिक्रिया आप लोगों की सही आई, कमेंट्स वगैरह सही आए, तो हम नेक्स्ट 10 या 20 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, या फिर आप लोग ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं तो हम एक ही क्लास में 30 क्वेश्चंस भी करवा देंगे। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबी हो गई है और क्लास में कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा, इसको और हम सुधारने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।